नहीं है, वो प्रतिनिधित्व के और हिस्सेदारी का एक टोल है। मिलॉर्ड को क्यों यह बात पता नहीं कि आज भी इस देश का एक भी पब्लिक सेक्टर शायद ऐसा नहीं है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला कोटा भर गया हो, यानी प्रतिनिधित्व पूरा हो गया। मिलॉर्ड को यह बात क्यों नहीं पता है कि इस देश के विश्वविद्यालयों में आज भी 4% ही ओबीसी है। मिलॉर्ड को विश्वविद्यालयों के आंकड़े क्यों नहीं पता। मिलॉर्ड को आईआईटी, आईआईएम के ये आंकड़े क्यों नहीं पता। मिलॉर्ड को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को संविधान सभा की बहस में किस पहचान के तहत रखा गया था। आरक्षण क्यों उन्हें कैटेगरी को पूरा दिया गया, क्यों उन्हें एक कैटेगरी माना गया। ये बुनियादी सी बातें मिलॉर्ड लोग क्यों नहीं समझते। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे और बहुत जरूरी वीडियो है। इस वीडियो में पूरे न्यायपालिका के इतिहास को भी बताएंगे कि ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश का मामला क्या था, पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह का मामला 20 साल पुराना क्या था, जिसके आगे बढ़कर के 2024 में 7 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया। क्या देश में राज्य सरकारों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को पहले बांटने का कोई कदम उठाया क्या, क्रीमी लेयर क्यों मुश्किल है और कैसे बिना जातिवार जनगणना के ये सारा का सारा मामला आरक्षण की हकमारी तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो में एक एक बिंदु पर पड़ताल करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आपको एक सूचना, ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज के वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों को सब कैटेगरी यानी उपवर्गीकरण के रास्ते को खोल दिया है और इसके साथ उसने क्रीमी लेयर को भी इसमें शामिल करने के लिए तर्क दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है 7 जजों की बेंच के साथ, जिसमें से 6 बनाम 1 के साथ फैसला है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और आरक्षण के लाभ से उन्हें बाहर किया जाए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण किया जाए, यानी सब कैटेगराइजेशन हो कि शेड्यूल कास्ट के भीतर भी कौन आरक्षण का ज्यादा आकांक्षी है, उस तक आरक्षण पहुंचाने के लिए जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाए और जिन्हें बिल्कुल नहीं मिला है उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। ये दोनों बातें सुनने में, देखने में बिल्कुल जायज लगती हैं। अगर आप हमसे हमारी राय पूछेंगे तो हम भी कहेंगे कि उपवर्गीकरण में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतिम कमजोर हाशिए पर पड़े व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्रीमी लेयर लागू कर दी जाए, इसमें भी इस तरह से कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी मंशा और उसमें एक पॉइंट जो है कि बिना आंकड़ों के ये पूरी बातचीत कैसे होगी। तो आंकड़े कहां हैं, किसे आप बांटेंगे, किस किस को किस कैटेगरी में यानी उपवर्गीकरण में शामिल करेंगे, उसका आधार क्या होगा। और वो आधार तब तक नहीं पता चलेगा जब तक जातिवार जनगणना ना हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज की तारीख में एक जायज फैसला हो सकता था, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिसमें से एक केवल दलित थे, बाकी सब लोग एक तबके से आते थे, वे अगर इस फैसले में एक चीज और शामिल कर लेते कि हम जातिवार जनगणना के लिए भी पैरवी करते हैं, क्योंकि चाहे वो उपवर्गीकरण का मसला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मसला हो, चाहे वो कैटेगरी को बांट करके इनको अंतिम व्यक्ति और कमजोर को पहचानना हो, चाहे आरक्षण का प्रतिशत देखना हो, इन सब के लिए आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार जो बातें दूर से देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके भीतर की साजिश बहुत गहरी होती है और आंकड़ों पर बात नहीं होती है। आरक्षण के साथ इस देश में यही हुआ। आरक्षण के लाभार्थी समूहों ने आंख बंद करके आरक्षण को केवल पूजा और आरक्षण के विरोधियों ने केवल चुटकुले बनाए अपमान किया। अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो नस्ल भेद था, उसने 2-2 गृहयुद्ध अमेरिका को झेलाए।
अमेरिका में व्हाइट्स ने ब्लैक को ये नहीं कहा कि हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं, फिर आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट्स ने आंदोलन में ब्लैक्स के पीछे खड़े होकर ये बात कबूल की कि हमारे पुरखों से गलतियां हुई कि उन्होंने रंग भेद किया। हम घुटने पर बैठकर अपने पुरखों के किए गुनाह की माफी मांगते हैं। हमने व्हाइट हाउस बनाया है, लेकिन अब हम अपने देश को इतना बदलेंगे कि उसमें एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाकर पेश करते हैं, बराक ओबामा। व्हाइट्स ने कभी ये नहीं कहा कि हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं और हम तो अन्याय और भेदभाव छुआछूत भी नहीं करते। अमेरिका ने ये नियम बनाया कि हम अपने हर एक पब्लिक स्पेस का डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करेंगे और पूरे देश को ये बताएंगे कि जो जनगणना रजिस्टर में लोग आंकड़े हैं वो देश चलाने में कहां कहां कितने शामिल हैं। कोई भी फिल्म उनकी ब्लैक और वाइट की जोड़ी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। कोई भी पब्लिक स्पेस अपने डाइवर्सिटी इंडेक्स के बिना कभी भी लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। हमारे देश में इसके उलट हुआ। जिन सवर्णों ने हमारे देश में सामाजिक न्याय की बात की, प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ समता और न्याय की बात की, उन्हें कभी भी अपना नायक नहीं माना गया। चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो, भगत सिंह हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, उन तमाम लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया गया जिन्होंने इस देश की हजारों साल से शोषण, अन्याय और अत्याचार पर चली आ रही जाति व्यवस्था के खात्मे की कोई मुहिम छेड़ी हो। इसलिए जाति व्यवस्था के खात्मे की सारी लड़ाई भारत जैसे देश में वंचितों, शोषितों के माथे आ गई, जिनके जीवन को पशुवत बना दिया गया था। शूद्र, अति शूद्र कह लें या ओबीसी, एससी और एसटी कह लें, इस देश में जिन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर होने वाले आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण और सामाजिक अन्याय व शोषण को सहा, उन्हीं के बीच से एंटी कास्ट मूवमेंट खड़े हुए और उन्होंने ही इस देश को सबका देश बनाने की जिम्मेदारी उठाई। आजादी के बाद भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए कि अनुसूचित जाति को अनटचेबल के तहत जो एक विषमता झेलनी पड़ी, अमानवीय जीवन के लिए मजबूर होना पड़ा, उनके काम से उनकी हिकारत को जोड़ दिया गया कि समाज में कोई धोबी, कोई मोची, कोई मैला ढोने वाला, कोई वाल्मीकि, कोई जाटव, वो जो काम करता है वो अच्छा काम नहीं है। और यह कह करके दलितों के ढेर सारी आबादी को अछूत बना दिया गया। क्या ये मानवीय था? वो मंदिर नहीं जा सकते, वो मुख्य मार्ग पर नहीं चल सकते, वो देश चलाने में शामिल ही नहीं हो सकते, वो कोई और काम नहीं कर सकते। इस देश के आदिवासियों को जल जंगल जमीन से महदूद करके उन्हें जंगलों में कैद रखने की कोशिश की गई। या तो उनके ऊपर अपनी संस्कृति को थोपा गया या उनकी संस्कृति को किनारे कर दिया गया। और जब इस देश के आदिवासियों ने जयपाल सिंह मुंडा बन करके बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने जो दलितों के लिए किया या और लोगों के लिए भी किया, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में आदिवासियों के पक्ष को रखा। अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बैकवर्ड क्लासेस लीग, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार जैसे तमाम लोगों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 बना कि हम पिछड़ेपन के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको भी हम आरक्षण देंगे। हम जानते हैं कि जब तक इस देश में आरक्षण लागू नहीं हुआ था तब तक इस देश में एससी, एसटी और ओबीसी में आने वाली कम्युनिटीज की भागीदारी नहीं के बराबर थी। हम आप बाकी दिनों की बात छोड़ दें, हम 2024 के भारत की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी